प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली। हमारा मोबाइल नंबर 8769154050 है। यूट्यूब चैनल का नाम फिजिक्स पिनाकल सहारण सर से आप सब जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस चैनल के माध्यम से भौतिक विज्ञान के टॉपिकों का अध्ययन कर रहे होंगे। आज इस भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षकीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पिछले टॉपिक में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय यानी एक्सियल लाइन पर किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आज हम इसकी निरक्षकीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक आवेशों का युग्म है जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी से रखे हों तो वो संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युत द्विध्रुव की इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है, जिसको हमने P से लिखा था। और P का मान किसी भी एक आवेश का परिमाण व उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती था। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव संरचना है जिसके A बिंदु पर प्लस का Q आवेश और B बिंदु पर माइनस का Q आवेश रखा है। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L और P यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, जो कि एक सदिश राशि है। अब हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि किसी द्विध्रुव की निरक्षकीय अक्ष कौन सी है। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। ये इसका केंद्र बिंदु O है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो रेखा थी उसको हमने नाम कहा था अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा के लंबवत ये है लंबवत रेखा जो इसके केंद्र से गुजरती है। केंद्र का मतलब दोनों आवेशों के बिल्कुल मध्य में जो बिंदु हो उसको हम इसका केंद्र बिंदु लेते हैं। सभी दूरियां इस केंद्र बिंदु O से ही मापी जाती हैं। ये जो अक्ष है इक्विटोरियल एक्सिस बोलते हैं इसको, यानी निरक्षकीय अक्ष है। ये इस अक्ष के ऊपर किसी भी बिंदु पर, चाहे वो O बिंदु के ऊपर की ओर हो या O बिंदु से नीचे की ओर हो, कहीं पर भी कोई बिंदु इस अक्ष के ऊपर स्थित है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। पहले इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये एक द्विध्रुव है, ये Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, एक प्लस का है और एक माइनस का आवेश है। ये इसका मध्य बिंदु है। ये हमने एक इक्विटोरियल लाइन या निरक्षकीय अक्ष बनाई है। इस बिंदु के ऊपर हमने कोई एक बिंदु मान लिया P, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, जो इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित है। O से लेकर P तक की दूरी है ये R। OP बराबर है R दूरी है। और ये A बिंदु मान लो, इसको B बिंदु मान लो। A से O तक की दूरी होगी L, B से ये दूरी भी कितनी होगी L। हमें पता है कि किसी भी बिंदु पर एक या एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। यहाँ
इस संरचना में दो आवेश हैं, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। इसलिए बिंदु P पर धन आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और ऋण आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का वर्ग। ये R का मतलब दूरी है, यानी जहाँ आवेश रखा है और जहाँ हमारा परीक्षण आवेश रखा है ना, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो परीक्षण आवेश की स्थिति होती है, उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के बराबर होती है। ये निर्वात में है। कोई माध्यम आ जाए तो यहाँ हम प्रावैद्युतांक K लिख देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई बिंदु P था जो केंद्र बिंदु से R दूरी पर है, A और B पर रखे आवेशों से दूरी मापोगे तो दूरी तो ये होगी, इसकी AP दूरी बन गई, और B आवेश से मापोगे तो BP दूरी हो जाएगी। अब देखिए A से O की दूरी और O से B की दूरी दोनों बराबर हैं L। ये वाली जो भुजा है O से P तक, ये R दूरी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। दो त्रिभुज बनती हैं AOP। कौन सी त्रिभुज बन गई? इसको ध्यान से देखोगे तो ये P बिंदु है, ये O बिंदु है, ये A है, ये B है। एक तो त्रिभुज कौन सी बन गई? AOP, ये वाली। ये L है, ये R है, तो ये क्या बनेगा? R² प्लस L² का वर्गमूल। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। दूसरी त्रिभुज B से P की दूरी देखोगे तो त्रिभुज क्या बन गई? BOP। ये दूरी कितनी है? L। ये कितनी है? R। तो ये दूरी भी कितनी होगी? R² प्लस L² का वर्गमूल। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो आप क्या देख रहे हैं? A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर हैं और उनके मान समान हैं। ये आप देख सकते हैं, A से P और B से P की दूरी। तो हम अब इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये आप चित्र देख लीजिए। A और B दो बिंदु हैं। ये एक द्विध्रुव है नीचे ऐसे, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। A पर प्लस Q आवेश है, B पर माइनस Q आवेश है। ये जो है बिंदु, इनके कारण ये हमारी निरक्षकीय अक्ष है। यहाँ बिंदु हमने P ले लिया। इन आवेशों के कारण P बिंदु जो इसके केंद्र बिंदु से R दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच दूरी है 2L, और आधी आधी लेंगे तो ये भी L हो जाएगा, ये भी। टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ? 2L। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा धन आवेश है, ये वाला धन आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। यहाँ क्या होगा? परीक्षण आवेश है Q0, इकाई धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। और ये भी धन आवेश है, तो धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाएगा, इसका नाम मैंने E1 रख दिया। उसके बाद B बिंदु पर रखे ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश। परीक्षण आवेश कैसा है? धनात्मक आवेश। तो ये क्या करेंगे? आकर्षित। तो इस दिशा में इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, उसको हमने E2 नाम दे देंगे। तो हम इसका अध्ययन इस तरीके से करेंगे। ये देख लीजिए कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो उसको किस माध्यम में रखा? हमने किसी माध्यम में मान लिया उसको कि K प्रावैद्युतांक के एक माध्यम के अंदर रखा गया है। हम निर्वात लेके नहीं चल रहे। अगर निर्वात लेके चलेंगे तो K का मान क्या हो जाएगा? अपने आप 1 हो जाएगा। वायु में या निर्वात में K का मान कितना होता है? 1। इसलिए मैं क्या लेके चलता हूँ? हम किसी माध्यम में लेके चल पड़ते हैं। जब निर्वात की शर्त लगाएंगे तो K की जगह 1 रख देंगे, और कोई और दे रखा होगा K का मान, तो K का मान वही वैल्यू रख देंगे। ये क्या है? प्रावैद्युतांक। तो हमने द्विध्रुव को प्रावैद्युतांक K के माध्यम में रख दिया। A सिरे पर कैसा आवेश ले रखा है? प्लस का Q, और B सिरे पे कैसा ले रखा है? माइनस का Q। आप देख सकते हैं A सिरे पे प्लस का Q है और B सिरे पे माइनस का Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ले ली हमने? 2L दूरी ले ली। निरक्षकीय स्थिति, मैंने अभी बताया, निरक्षकीय स्थिति अक्ष दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत इनके मध्य बिंदु O से गुजरने वाली रेखा को निरक्षकीय रेखा बोलते हैं। और इस निरक्षकीय रेखा पर बिंदु O से R दूरी के ऊपर कोई बिंदु हम P मान लेते हैं, और उस P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की हमने तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ये P बिंदु है। अब हमारा
मेन उद्देश्य क्या है? अब इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब देख लीजिए, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये भी L दूरी है, ये भी L दूरी, यानी B से लेकर O तक और O से लेकर A तक दोनों दूरी क्या है? बराबर है, L के बराबर। दूसरी, O से P दोनों त्रिभुजों में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुजों में कॉमन है, O से P की दूरी कितनी है? R। अब हमने निकालना क्या है? A से P निकालना, A से P। अब ये त्रिभुज ले ली हमने APO, ये त्रिभुज हम लेके चले हैं, त्रिभुज APO में त्रिभुज दे रखी है, ये कोण 90 डिग्री का है, 90 यहाँ कोण बना हुआ है, तो ये एक तो आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, ये कर्ण। तीनों अगर आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए, कर्ण का वर्ग निकालना है हमने। कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है A से P, ये है कर्ण हमारा, ये वाला A से P का वर्ग बराबर है, आधार कितना दे रखा है? L, L का वर्ग प्लस लंब कितना दे रखा है? R, R का वर्ग। और A से P का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल निकाल दें, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारा AP निकल जाएगा ऐसे। इसी प्रकार हम ये इधर की त्रिभुज ले लेते हैं BOP में, BOP में इसमें भी क्या होगा? कर्ण निकालना। कर्ण ये हो गया B से P, BP का वर्ग बराबर है, आधार कौन हो गया? B से O का वर्ग प्लस लंब कौन सा हो गया? O से P का वर्ग, O से P का वर्ग। मान रख दें, मान रखोगे तो क्या हो गया? BP का वर्ग बराबर है, ये कितना मान है? L, L का स्क्वायर प्लस ये कितना है? R का स्क्वायर, और B से P कितना बन जाएगा? वर्गमूल कर दें दोनों तरफ, तो इधर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप कि BP का मान और AP का मान बराबर आ गए। तो मैंने ये ऊपर लिख दिया कि AP और BP दोनों के मान किसके बराबर हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्गमूल के बराबर। तो ये दोनों दूरी हमारी बराबर होगी। अब हम क्या चाहते हैं? आवेश प्लस Q जो कहाँ रखा हुआ है? A बिंदु पर, इसके कारण P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस का Q है, एक माइनस का Q। हम क्या करेंगे? पहले प्लस के Q के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकाल लें, फिर ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, फिर दोनों का परिणामी मान निकाल देंगे, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि के लिए हम सदिश नियमों का पालन करा के परिणामी मान निकाल लेंगे। तो मैं पहले धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखता हूँ। देखिए, इसको हमने E1 से लिख दिया। E1 किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। K क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हम K प्रावैद्युतांक के माध्यम की बात कर रहे हैं। अगर निर्वात की करते तो K की जगह 1 आ जाता। आवेश कितना है यहाँ पर? Q, परिमाण लेना है बटे हुए दूरी कौन सी लेनी है? A से P का वर्ग, A से P का वर्ग। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे AP का वर्ग। AP क्या है यहाँ? दूरी का वर्ग। और मैंने AP का मान ऊपर निकाल लिया, कितना आया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये AP का मान है। और यहाँ वर्ग करके रखोगे तो वर्गमूल से वर्ग ये कटेगा, तो क्या मान बन जाएगा? E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q बटे हुए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा। जो हमने मान रखोगे तो क्या बन गया? E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे हुए यहाँ आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्गमूल, और पूरे का वर्ग करोगे, वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? ये आंसर आ जाएगा कि E1 का मान है, यानी धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम रही बात इसकी दिशा की, इसकी दिशा कैसे निकालोगे? जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 लिया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि परीक्षण आवेश धन आवेश का मतलब है कि इतना अल्प मान है आवेश का कि किसी दूसरे आवेश के या किसी दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र में
को ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, इसका क्षेत्र नगण्य होता है। और ये कैसा लिया है? धन आवेश। और ए बिंदु पर भी आवेश कैसा है? प्लस क्यू। तो दोनों समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? ये इस दिशा में बाहर की ओर हो जाएगी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी, तो क्या लिख देंगे? ए से पी की ओर। अब हम क्या करेंगे? अब हम चाहते हैं कि ये जो दूसरा आवेश है, यानी आवेश माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, अब दूसरे आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे। तीव्रता का वही सूत्र है E2, अब इसको नाम E2 दे देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट के भी ले लिया माध्यम में। दूरी क्या हो जाएगी? B से P का वर्ग, क्योंकि हम B से P के बीच निकालना चाहते हैं, दूरी ये ली जाएगी B से P। और BP का मान कितना है? जितना AP का मान था, मान रखोगे तो क्या बन गया? E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे हुए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो हमारा क्या आंसर बचेगा? ये आंसर बच जाएगा कि E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी दिशा की बात करेंगे। देखिए परीक्षण आवेश कैसा है? प्लस क्यू 0। ये आवेश बी बिंदु पे कैसा है? माइनस का क्यू। तो ये तो प्लस क्यू 0 है, ये माइनस का क्यू है, तो दोनों की प्रकृति कैसी है? विपरीत प्रकृति होगी तो क्या करेंगे? ये अपनी ओर खींच लेंगे, तो P से इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। देखिए A के कारण तो इधर थी और इसके कारण किधर होगी? इधर हो जाएगी। तो ये E2 है और ये वाली E1 है। तो ये दिशा कौन सी होगी? अब दिशा देखोगे P से लेकर B की ओर है, तो यहाँ लिख देंगे P से B की ओर। ये हमने दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए इस चित्र को यहाँ अलग भी बनाया हुआ है। कैसे बना हुआ है ये? इस चित्र को देखोगे तो ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे बनी हुई है, ये E1 है, और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बनी है, ये E2 है। दोनों सदिश राशि हैं, E1 और E2 दोनों के दोनों सदिश राशि हैं और दोनों समतलीय भी हैं। देखिए 11वीं क्लास का एक टॉपिक याद करके देखिए, सदिश के प्रकार, उसमें था समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब क्या होता था कि दो या दो से अधिक सदिश जब एक ही तल में उपस्थित हों। ये हमारा कॉपी का जो पेज है ये तल है और दोनों E1 और E2 दोनों इसी तल में उपस्थित हैं, किसी कोण पे उपस्थित हैं। ये हम देख रहे हैं किसी न किसी कोण पे हैं ये, तो हम इनको समतलीय सदिश कह सकते हैं। अब इन समतलीय सदिश हैं तो इनका हम परिमाण कैसे निकाल सकते हैं? इन E1 और E2 के मान को इनके घटकों के रूप में तोड़ दें। हमने एक टॉपिक पढ़ा था सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या कहता है कि ये एक सदिश है E1, एक सदिश ये है E2। हम दो अक्ष ले सकते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ऊर्ध्व अक्ष भी बोलते हैं इसको। तो अब हमें क्या करना है? इस अक्ष के साथ हम कोई न कोई कोण बना ले। x अक्ष के साथ इनके कोण मान लीजिए, ये कोण थीटा है, हमने मान लिया अपनी तरफ से। आप चाहो तो फाई मान लो, बीटा मान लो, जो भी आपका मन करे, लेकिन मैंने इसको थीटा मान लिया। तो आप देखेंगे E1 और E2, E1 बराबर है E2, दोनों के मान बराबर हैं, यानी परिमाण में दोनों समान हैं। आप इनके ऊपर समीकरण से देख सकते हो, E1 का और E2 के मान देखिए एक जैसे मान हैं। जब एक जैसे मान होंगे तो इसका मतलब इनके जो घटकों का वियोजन करेंगे तो इस x अक्ष के साथ E1 का और E2 का दोनों का कोण समान बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो हम इसको थीटा कोण मान लेते हैं। और घटकों के वियोजन में जब किसी सदिश के वियोजन करते हैं तो उसमें आप लोग जानते हैं कि जिस अक्ष के साथ सदिश कोण बनाता है, जिस अक्ष के साथ सदिश कोण बनाता है उस दिशा में उसका कोस घटक होता है और उसके लंबवत दिशा में साइन घटक। आप देखिए E1 इस अक्ष के साथ कोण बनाता है, x अक्ष के साथ ये कोण बना हुआ थीटा, तो इधर कौन सा घटक होगा E1 का? E1
कोस थीटा वाला घटक आ जाएगा। अब यही E1 का लंबवत घटक कौन सा हो गया, ये वाला। ये कौन सा घटक हो जाएगा, E1 साइन थीटा। मैंने बताया कि जिस अक्ष के साथ कोण बने उधर कोस थीटा, और उसके लंबवत अक्ष के साथ यानी ऊर्ध्व अक्ष के साथ हमारा कोण साइन थीटा बनेगा। घटक कौन सा बनेगा, साइन थीटा। इसी प्रकार E2 को देखो, E2 एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा। तो एक्स अक्ष में इसका घटक क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा, कोस घटक आ जाएगा। और इस वाई अक्ष के साथ नीचे की ओर बनेगा इसका घटक, ऊपर नहीं बनेगा, नीचे की ओर क्या बन जाएगा, E2 साइन थीटा। देखिए दोनों के कोण बराबर, थीटा दोनों के लिए समान है। E1 और E2 के मान बराबर हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मान बराबर हो, कोण बराबर हैं, तो दोनों के साइन थीटा का मान भी बराबर हो जाएगा। तो इससे पता लगा कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के मान परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं इन दोनों के मान। और दिशा क्या होगी, विपरीत। एक तो ऊपर की ओर है यानी ऊर्ध्व ऊपर की ओर, और एक ऊर्ध्व नीचे की ओर। तो दोनों बराबर भी मान हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे। दो सदिशों के घटक समान परिमाण के हों और विपरीत दिशा में हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देंगे। तो क्या दे पाया हमने पाया कि ये जो साइन के घटक हैं E1 और E2 के, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनका परिमाण या इनका परिणामी मान 0 हो जाएगा। तो बच गए कौन से घटक, आप देखेंगे तो केवल ये वाले घटक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये वाले घटक बच गए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। ये E1 है, अतः हम देखेंगे कि इनका केवल और केवल कौन सा घटक काम करेगा, कोस थीटा वाला घटक काम करेगा। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। और एक ही दिशा में जब हमारे सदिश हों तो उनका परिमाण कैसे निकालते हैं, उन दोनों के योग के बराबर। या मैंने ये लिख रखा है कि E1 व E2 मान में बराबर हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि दोनों के मान बराबर थे, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न थी, यानी दोनों समतलीय थे। तो E1 व E2 को AB के समानांतर व लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है। तो हमने क्या पाया था, हमने पाया कि इसके लंबवत घटक जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जबकि एक्स अक्ष के जो घटक थे वो दोनों के दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनको हम जोड़ देंगे। तो हमें इस बात का पता लग गया कि इस P बिंदु के ऊपर केवल ये वाले घटक यानी एक्स अक्ष या अक्षीय घटक ही काम करेंगे जो कोस थीटा के घटक हैं, और उनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो हम P बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि परिमाणी मान जो परिणामी तीव्रता है वो किसके बराबर होगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। हमें ऊपर वाले समीकरण से E1 का मान रख दिया और E2 का मान रख दिया, कोस थीटा ये रहा। आप देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी वैल्यू है, और जब एक जैसी वैल्यू हो तो 2 गुना हो जाता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन के कॉमन ले लिया, Q/r² प्लस L² भी कॉमन ले लिया, ये सब कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ये इतना पार्ट कॉमन आ गया, कोस थीटा और कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा बच जाएगा। अब त्रिभुज देखिए आप वापस, त्रिभुज में आप कोस थीटा का मान निकालना चाहेंगे। ये आपकी त्रिभुज, चाहे तो ये वाली त्रिभुज ले लो चाहे ये वाली त्रिभुज। मैं मान लीजिए APO त्रिभुज ले लेता हूँ। कौन सी ले लेता हूँ, APO में अगर ये बाहर कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये कैसा बना हुआ चित्र, मैं यहाँ चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा चित्र है, ये A है, यहाँ बिंदु P है, ये आगे की दिशा है। ये और ये दोनों क्या है, परस्पर समानांतर रेखाएं। जब 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके कोण संगत कोण समान होते हैं। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा,
थीटा। तो ए बिंदु पर जो कोण बनेगा वो क्या हो गया, थीटा कोण हो गया। तो हम त्रिभुज कौन सी ले ली, ए पी ओ में, इस त्रिभुज में बात करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोस थीटा बराबर है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा होता है, जिन दो भुजाओं के मध्य कोण बने, किसी त्रिभुज की जिन दो भुजाओं के मध्य कोण बने उनमें छोटी भुजा आधार कहलाती है और बड़ी भुजा क्या होगी, वो कर्ण हो जाएगी। तो छोटी भुजा कौन सी होगी, ए से ओ, यहाँ लिख दिया मैंने ए ओ। और कर्ण कौन है इस त्रिभुज में, ए से पी, ए से पी। मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो कोस थीटा का मान किसके बराबर हो गया, देखो ये कितना है, ए से ओ एल, और ये ए से पी तक का मान निकालना है। ए से पी तक का मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल, मैंने ऊपर निकाला हुआ है, ए पी का भी और बी पी का भी। तो चाहे ये वाली त्रिभुज ले लो चाहे ये त्रिभुज ले लो, दोनों में कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, एल बटे हुए वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहाँ इसका मान रख देंगे, ये कोस थीटा का मान मैंने ये निकाल दिया, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल। इस समीकरण में मान रखेंगे, ई बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे कैसा, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे कैसा, 2 भी ऐसे का ऐसा आएगा, ये वाला 2 है, ये भी 2 ऐसे का ऐसा रहेगा। कोस थीटा का मान ये उठा के इस समीकरण में कोस थीटा का मान रखोगे तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब इससे देखिए क्यू तो ये है, 2l ये है, हम क्या जानते हैं, क्यू इंटू 2l किसके बराबर होता था, यानी आवेशों के युग्म में, किसी द्विध्रुव के आवेशों के युग्म में किसी एक आवेश का परिमाण व उनके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को Q इंटू 2l को ये साथ में लिख के इसकी जगह हम क्या रखेंगे, P। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसकी जगह पे क्या आ गया P, और नीचे कितना था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 3/2। ये 3/2 कैसे आई, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, यानी आधार बराबर हैं दोनों के। हमें इस बात का छोटी कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब आधार बराबर हों तो दो हमारे पदों का गुणनफल किया जाए और उनके आधार बराबर हों तो उनकी घात को जोड़ दिया जाता है। तो इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, आधी, 1 प्लस 1/2। लघुत्तम लेके देखो, लघुत्तम 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। इस तरीके से ये घात आ जाएगी। तो हमारी घात कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा परिणाम में वैल्यू निकल गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर इतनी होगी। अब इसका केस हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य ली गई दूरी बहुत कम होती है, और जब दूरी बहुत कम होगी तो और R की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी R की वैल्यू L से अधिक है, वर्ग करके देखो, R का वर्ग और भी बड़ा हो जाएगा L का वर्ग। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब भी बता देता हूँ कि ये इतना बड़ा क्यों हो जाता है। मान लीजिए R की वैल्यू आपकी 5 है और L की वैल्यू आपकी 2 है, तो आप देखेंगे 5 2 से सिर्फ 3 बड़ा है, 3 अंक बड़ा है। वर्ग करके देखो, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। तो आप देखेंगे 25 4 की तुलना में बहुत बड़ा है, या ये कह सकते हो कि 4 का मान 25 के मान की तुलना में नगण्य है। यानी 25 और 4 कितना अंतर हो गया, 21 का अंतर हो गया। यानी जब बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं तो बहुत बड़ा मान और छोटी संख्या का मान बहुत छोटा मान होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब R का मान L से बड़ा हो
तो r का वर्ग l के वर्ग से बहुत बड़ा होगा, तब आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर को कंबाइंड रूप से हम आर स्क्वेयर लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो इसकी भी पावर कितनी होगी 3/2। 2 से 2 पावर कट गई तो आर का मान की घात कितनी रहेगी 3। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी मान कितना हो जाएगा 1/4πε0 के P/r3, और मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब आप देखेंगे निर्वात या वायु का केस हो, अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारा द्विध्रुव निर्वात या किसी वायु के माध्यम में रखा है, तो के का मान कितना रख देंगे 1। के का मान 1 रखोगे तो यहाँ 1 रख के देखो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समानांतर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर आप नोट करके देखें डायग्राम में, दोबारा देख लीजिए, तो ये आपका डायग्राम है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये आपकी अक्ष है द्विध्रुव की। तो देखोगे ये दोनों परस्पर समानांतर हैं। लेकिन यहाँ नोट करने की बात क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये, और द्विध्रुव कौन सा है +q और -q। तो दिशा कहाँ होगी, क्या कह सकते हैं द्विध्रुव के धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसी द्विध्रुव की निरक्षकीय स्थिति में इसके धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे द्विध्रुव खुद सदिश राशि है, स्वयं एक सदिश राशि है। और द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव की दिशा होती है -q से +q की ओर, और यहाँ ई की दिशा क्या होगी +q से -q की ओर। तो हम क्या कहेंगे कि निरक्षकीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव की दिशा परस्पर विपरीत होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और द्विध्रुव की दिशा इस दिशा में है। इधर -q है और इधर का +q है, ये क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया कि ई की दिशा द्विध्रुव के धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये हमारा टॉपिक था और परीक्षा के अनुरूप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसको 1 बार या 2 बार लिख के देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करें और इनको बार बार पढ़ें। इस परिस्थिति में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आपकी जो कक्षाएं निरंतर स्कूलों में नहीं लग पा रही, लेकिन आप इनके माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। मैं फिर आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इन वीडियोज़ को देखने के बाद और 1 बार या 2 बार इनको पढ़ने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उनको शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ पुनः एक बार मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं